गुड इवनिंग माय प्रिय छात्र एवं छात्राओं। बेटा अभी तक आपको 3 लेक्चर मिल चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। आज ये चौथा लेक्चर है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। बेटा आप लोग कोशिश करिएगा जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है इसे लिख लिख के आप याद करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी इसकी मदद मिलेगी। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग। विटामिन से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे विटामिन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है बेटा कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो उसका नाम है विटामिन B12 या विटामिन B12। ये एग्जाम में पूछा गया कई बार क्वेश्चन। विटामिन B12 या विटामिन B12 जो होता है इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक, उसके बाद बेटा एक विटामिन है जिसका नाम है विटामिन C। विटामिन C, कभी कभी विटामिन C का दूसरा नाम पूछा जाता है, तो विटामिन C का दूसरा नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C का दूसरा नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, और इससे बीमारी होती है स्कर्वी। क्या होती है? स्कर्वी। ठीक, तो बेटा विटामिन C को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं और इससे बीमारी होती है स्कर्वी। ठीक, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाएगी। ये अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि रतौंधी बीमारी किससे होती है, तो बेटा होता है विटामिन A से। किससे होती है? विटामिन A से। इसको हम लोग रेटिनाल भी कहते हैं। विटामिन A का दूसरा नाम क्या होता है? रेटिनाल। विटामिन A का दूसरा नाम क्या होता है? रेटिनाल। इससे रतौंधी बीमारी भी होती है। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है विटामिन D का दूसरा नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का दूसरा नाम होता है कैल्सीफेरॉल और इससे बीमारी होती है बाबू सूखा रोग। कौन सा रोग? सूखा रोग होता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, सूर्य की रोशनी से प्राप्त होते हैं। ठीक, तो कोबाल्ट विटामिन B12 में होगा, ये इंपॉर्टेंट था। विटामिन C को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, बीमारी स्कर्वी होगी। ठीक, उसके बाद मैंने बताया विटामिन A का दूसरा नाम रेटिनाल होता है, इससे बीमारी होती है क्या? रतौंधी। उसके बाद मैंने आपको बताया विटामिन D से सूखा रोग होता है और विटामिन D का दूसरा नाम होता है क्या? कैल्सीफेरॉल। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि विटामिन B1 से कौन सी बीमारी होती है? वेरी वेरी। विटामिन B1 से कौन सी बीमारी होगी? वेरी वेरी होती है। बेटा इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था विटामिन से, इतने में से लगभग पूछा जाएगा, उम्मीद है। इसके बाद पूछा जाता है अमीनो अम्ल के बारे में। ठीक, अमीनो अम्ल के बारे में इंपॉर्टेंट है, समझना। जो सबसे साधारण अमीनो अम्ल है उसका नाम है ग्लाइसिन। क्या नाम है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन कैसा अम्ल है? ये सबसे साधारण अमीनो अम्ल है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे साधारण अमीनो अम्ल का नाम बताओ तो आप क्या लिखोगे? ग्लाइसिन। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे जटिल अमीनो अम्ल। सबसे जटिल अमीनो अम्ल, उसका नाम होता है ट्रिप्टोफन। क्या नाम होता है? ट्रिप्टोफन। इसका मतलब बेटा 2 अमीनो अम्ल हो गए, एक तो सबसे साधारण हो गया और एक तो सबसे जटिल हो गया। अगर पूछा जाए सबसे साधारण अमीनो अम्ल तो आप लगाओगे ग्लाइसिन, और अगर सबसे जटिल पूछा जाए तो ट्रिप्टोफान। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बेटा कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनमें सल्फर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनमें सल्फर पाया जाता है। उनका नाम क्या है बेटा? उनका नाम है मेथियोनिन, सिस्टीन और सिस्टाइन। मेथियोनिन, सिस्टीन और सिस्टाइन, ये 3 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जिनमें सल्फर पाया जाता है। लगभग आए दिन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे अमीनो अम्ल हैं जिनमें सल्फर पाया जाता है, तो क्या नाम है बेटा? सिस्टीन, सिस्टाइन और मेथियोनिन। अगर साधारण अमीनो में पूछा जाए ग्लाइसिन, जटिल पूछा जाए तो ट्रिप्टोफान। अमीनो अम्ल की एक खास बात और होती है, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसके? प्रोटीन के। तो आप ये बोल सकते हो कि प्रोटीन अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। बेटा एक कथन बोला जाता है ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। लाइन याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी एंजाइम प्रोटीन हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ये याद रखना कथन क्या कि सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, बट
लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। सभी प्रोटीन क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं, लेकिन सभी एंजाइम तो प्रोटीन होंगे, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। ठीक, ये बाबू इंपॉर्टेंट था थोड़ा। उसके बाद थोड़ा हम लोग और आगे चलते हैं तो हम लोग इतना अमीनो अम्ल के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, अमीनो अम्ल हम लोग देख लिए। अमीनो अम्ल क्या बनाएंगे? प्रोटीन। अमीनो एसिड क्या बनाती हैं? प्रोटीन। अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीनो अम्ल क्या बनाएंगे? प्रोटीन। एंजाइम क्या बनाएगा? एंजाइम, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट आर प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि शरीर की केमिकल ऊर्जा क्या होती है? क्या बाबू? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शरीर की केमिकल ऊर्जा क्या होती है? तो एटीपी होती है। क्या होती है? एटीपी। शरीर की रासायनिक ऊर्जा होती है एटीपी। लेकिन अगर शरीर को क्विक एनर्जी चाहिए, तुरंत ऊर्जा चाहिए, तो वो होता है बेटा ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो दो क्वेश्चन हैं, शरीर को ऊर्जा चाहिए, शरीर को ऊर्जा चाहिए, अगर क्विक एनर्जी नहीं पूछा है, अगर तुरंत ऊर्जा नहीं चाहिए तो आप लगाओगे एटीपी। अगर क्वेश्चन में दिया हो कि क्विक एनर्जी शरीर को चाहिए, तुरंत ऊर्जा चाहिए, तो बेटा आप क्या लगाओगे? उसमें ग्लूकोज लगाओगे। ठीक, वैसे शरीर की रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? एटीपी। लेकिन तुरंत ऊर्जा किससे मिलेगी? तुरंत ऊर्जा किससे मिलती है? ग्लूकोज से। ठीक, सबसे अधिक अगर ऊर्जा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है वसा से। किससे मिलती है? वसा से मिलती है। सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से मिलती है। यही कारण है जो मोटे लोग होते हैं, जिनकी ज़्यादा चर्बी चढ़ जाती है बेटा, उनको गर्मी ज़्यादा लगती है। ठीक, इसका मतलब तुरंत ऊर्जा चाहिए ग्लूकोज, रासायनिक ऊर्जा एटीपी, और सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलेगी? वसा से मिलती है। किससे मिलती है? वसा से। एक क्वेश्चन बेटा और पूछा जाता है कि दूध वाले शर्करा को क्या बोलते हैं? उसका नाम होता है, दूध वाले शर्करा क्या बोलते हैं? लैक्टोज। दूध वाले शर्करा को क्या बोलते हैं? दूध वाले शर्करा को लैक्टोज बोलते हैं। और बेटा दूध वाली प्रोटीन क्या होती है? केसीन। इसका मतलब दो क्वेश्चन पूछा जाता है दूध में। दूध में एक तो शर्करा पाई जाती है और एक तो प्रोटीन पाई जाती है। दूध में एक तो शर्करा होगी और दूसरी प्रोटीन। अगर दूध वाली शर्करा पूछी जाए तो आप क्या लगाओगे? लैक्टोज। और अगर दूध वाली शर्करा लैक्टोज, दूध वाली प्रोटीन केसीन। ठीक, इसके बाद बाबू ये जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन, इनका काम होता है शरीर में टूटे फूटे अंगों का रिपेयर करना। ठीक, लेकिन प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रोटीन में बंध कौन सा होता है? तो उसका नाम होता है पेप्टाइड बंध। कौन सा बंध? पेप्टाइड बंध। किसमें पाया जाता है? प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाएगा? पेप्टाइड बंध पाया जाता है। पौधों कोशिका भित्ति किसकी बनी थी? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती थी? पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती थी, सेलुलोज की बनी होती थी। ठीक, एक चैप्टर है बेटा जिसको हम लोग कवक पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? कवक। कवक की सबसे खास बात ये थी, कवक मृतोपजीवी होता है। कवक कैसा होता है? मृतोपजीवी होता है। मतलब सड़े गड़े स्थानों पर पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? ऐसे स्थान जहाँ पे हम लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं, कवक उसे स्थानों पर पाया जाता है। तो कवक सड़े गड़े स्थानों पर पाया जाता है। यही कारण है कवक को क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी। अंग्रेजी में कहते हैं सैप्रोफाइट। और दूसरी खास बात, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है क्योंकि हरित लवक नहीं होगा। कवक को अंग्रेजी में फंजाई कहते हैं या फंगस कहते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। कवक के लिए एक पॉइंट याद रखना, सैप्रोफाइट या मृतोपजीवी। अगर मृतोपजीवी पूछा जाए तो कवक होगा कवक। इसके बाद कवक से बाबू बीमारी पूछी जाती है। आप लोग को एग्रोनॉमी में बताया जाता है कि आलू में 2 बीमारियां होती हैं। आपको पूछा जाता है आलू में 2 बीमारियां होती हैं, एक अगेती झुलसा और एक पछेती झुलसा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगभग एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, अगेती झुलसा और पछेती झुलसा। पहले जानने की ज़रूरत है कि अगेती झुलसा और पछेती झुलसा ये दोनों कवक से होती हैं। किससे होती हैं? कवक से। अगेती झुलसा और पछेती झुलसा बीमारी आलू में कवक से होती है।
किससे होते हैं? कवक से। और अगर अगेती झुलसा का नाम पूछे किस कवक से बीमारी होती है तो उसका नाम है अल्टरनेरिया सोलेनाई और पछेती झुलसा पाइटोपथोरा इन्फेस्टान। ठीक, अगर पूछा जाए कि आलू में अगेती और पछेती झुलसा किससे होता है? कवक से होता है। और दोनों का नाम पूछा जाए तो होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई और पाइटोपथोरा इन्फेस्टान। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, गन्ने में लाल सड़न रोग, गन्ने में लाल सड़न रोग वो भी बेटा कवक से होता है। गन्ने में लाल सड़न रोग वो भी कवक से होता है, उसका नाम होता है कोलियोट्राइकम। क्या होता है? कोलियोट्राइकम। कोलियोट्राइकम, इससे बीमारी क्या होगी? रेड राट बीमारी या गन्ने में लाल सड़न बीमारी। ठीक, इसके बाद बाबू गेहूं में एक बीमारी होती है रस्ट, वो होता है पक्सीनिया के द्वारा। किसके द्वारा? पक्सीनिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है कि पक्सीनिया, गेहूं में रस्ट बीमारी किससे होगी? पक्सीनिया से। और पक्सीनिया बेटा एक प्रकार का क्या है? कवक है। पक्सीनिया एक प्रकार का क्या है? कवक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रस्ट बीमारी गेहूं में किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। अगर कवक का नाम पूछा जाए तो पक्सीनिया। ठीक, अगेती झुलसा पछेती झुलसा कवक से होंगे। अगेती झुलसा कवक का नाम है अल्टरनेरिया सोलेनाई, पछेती झुलसा का नाम है पाइटोपथोरा इन्फेस्टान। ठीक, गन्ने में लाल सड़न रोग पूछा जाए कोलियोट्राइकम आप लगाएंगे। लेकिन बेटा इसके बाद जो क्वेश्चन था वो पक्सीनिया, गेहूं में रस्ट बीमारी जो होती है, गेहूं में जो रस्ट बीमारी होती है वो पक्सीनिया से होती है। इसके बाद एक आलू में होती है बीमारी, वर्ट बीमारी, वो होती है सिनकाइट्रियम। सिनकाइट्रियम। और इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, वो कि कवक से प्राप्त होने वाला हार्मोन, उसका नाम है जिब्रेलिन या GA3। एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवक से कौन सा हार्मोन प्राप्त होता है? जिब्रेलिन या GA3। जिब्रेलिन या GA3 हार्मोन कवक से प्राप्त होता है और पौधों में ये इंटरनोड को बढ़ाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कवक से प्राप्त होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? जिब्रेलिन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कवक से प्राप्त होने वाले हार्मोन्स को क्या कहते हैं? जिब्रेलिन या GA3 कहते हैं। और जिस कवक से प्राप्त होता है उसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक कवक है। जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक कवक है। जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक कवक है जिससे GA3 हार्मोन प्राप्त होता है, जिससे GA3 हार्मोन प्राप्त होता है और ये पौधों में इंटरनोड को बढ़ाता है। तो एक क्वेश्चन याद रखना कि कवक से प्राप्त होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? जिब्रेलिन कहते हैं या GA3 कहते हैं। ये किससे मिलेगा? कवक से। कवक का क्या नाम होगा? जिब्रेलिन, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। और इस कवक से जो बीमारी होती है उसकी नाम है फूलिश सीडलिंग। ये धान में बीमारी होती है, इसको कहते हैं फूलिश सीडलिंग। अगर एग्जामिनर को हल्का क्वेश्चन बनाना होगा तो क्वेश्चन ये होगा कि कवक से होने वाली बीमारी, कवक से प्राप्त होने वाले हार्मोन का नाम बताओ, जिब्रेलिन। अगर क्वेश्चन थोड़ा उसको टफ बनाना होगा तो क्वेश्चन पूछेगा कि फूलिश सीडलिंग बीमारी किस हार्मोन की वजह से होती है? जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से। अगर पूछा जाए जिब्रेलिन हार्मोन ना दिया हो तो किसकी वजह से होती है? कवक की वजह से होती है। बेटा हर वर्ष कवक के बीमारी से क्वेश्चन यूपी कैडेट में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। कवक की बीमारियाँ इम्पॉर्टेंट है, ये बेटा तुम लोगों को याद होनी चाहिए। हम लोगों में बीमारी होती है दाद, जिसको हम लोग रिंगवार्म कहते हैं, जो बहुत खुजलाती है। हम लोगों में बीमारी होती है दाद या रिंगवार्म, वो भी कवक से होती है। रिंगवार्म बीमारी कवक से होती है। और अगर कवक का पूछा जाए कि किस कवक से होता है तो उसका नाम होता है ट्राइकोफाइटाम। उसका क्या नाम होता है? ट्राइकोफाइटान कवक होता है जिससे दाद बीमारी होती है। ठीक है बाबू, कर लोगे। इसके बाद थोड़ा एक चैप्टर और इम्पॉर्टेंट था, पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन। पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन। हार्मोन वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों की वृद्धि को बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं पौधों में। ठीक, हार्मोन के बहुत सारे ग्रुप हैं। सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स है बेटा वो ऑक्सिन है। क्या है? ऑक्सिन है। जो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स है वो है ऑक्सिन। ठीक, ऑक्सिन हार्मोन्स की एक खास बात ये होती है, ये पौधों की लंबाई को बढ़ाता है।
ऑक्जिन हार्मोन क्या बढ़ाता है? पौधों की लंबाई को बढ़ाता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्जिन हार्मोन के ऊपर एक परीक्षण किया गया था, उसका नाम था अवीना कर्वेचर परीक्षण। खूब एग्जाम में पूछा गया है कि अवीना कर्वेचर परीक्षण किसके लिए दिया गया? ऑक्जिन के लिए। अवीना कर्वेचर परीक्षण किसके लिए दिया गया था? ऑक्जिन के लिए दिया गया था अवीना कर्वेचर परीक्षण। ठीक, ऑक्जिन क्या करेगा? पौधों की लंबाई को बढ़ाएगा। ये बेटा ऑक्जिन दो प्रकार का होता है। एक कृत्रिम ऑक्जिन जो लैब में बनाया जाता है, एक प्राकृतिक ऑक्जिन जो प्राकृत द्वारा यानी पौधों द्वारा बनाया जाता है। तो ऑक्जिन कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, एक प्राकृतिक ऑक्जिन और एक कृत्रिम ऑक्जिन। बेटा जो प्राकृतिक ऑक्जिन होगा वो दो प्रकार का होता है। उसमें पहला है, उसका नाम है इंडोल एसिटिक एसिड। पहले का नाम है इंडोल एसिटिक एसिड, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं IAA। ऑक्जिन में प्राकृतिक ऑक्जिन दो प्रकार की होती है। पहले का नाम है इंडोल एसिटिक एसिड या IAA, और दूसरा होता है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड या IBA। इसका मतलब ऑक्जिन कितनी प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। ऑक्जिन कितनी प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ये IAA IBA बेटा शॉर्ट नाम याद रखना, शॉर्टकट नाम जरूरी है। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ये दोनों प्राकृतिक ऑक्जिन है। ठीक, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राकृतिक ऑक्जिन के नाम क्या क्या हैं। तो पहले का नाम है इंडोल एसिटिक एसिड, जिसको IAA शॉर्टकट में लिखा जाता है, और दूसरा है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, उसको IBA शॉर्ट में लिखा जाता है। लेकिन जो कृत्रिम ऑक्जिन होती है वो भी दो प्रकार की है। कृत्रिम ऑक्जिन बेटा भी दो प्रकार की होती है। पहले का नाम होता है NAA और दूसरे का नाम होता है 2,4-D। बस एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सी प्राकृतिक ऑक्जिन है, कौन सी कृत्रिम ऑक्जिन है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक ऑक्जिन है और कौन सी कृत्रिम। प्राकृतिक पूछी जाए तो IAA IBA, कृत्रिम पूछी जाए तो NAA 2,4-D। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ऑक्जिन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। ऑक्जिन लंबाई को बढ़ाएगा। अवीना कर्वेचर परीक्षण दिया गया दो प्रकार का, कृत्रिम और प्राकृतिक। प्राकृतिक दो प्रकार के, इंडोल एसिटिक एसिड IAA और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड IBA। अगर बात करते हैं यही हम लोग कृत्रिम की, तो दो प्रकार की ये भी, NAA और 2,4-D। तो NAA का पूरा नाम होता है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। NAA का पूरा नाम होता है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। तो ऑक्जिन पूरा खत्म हो गया, पौधों का पहला हार्मोन खत्म हो गया। इसके बाद जो दूसरा हार्मोन है उसका नाम है जिब्रेलिन। पौधों में जो दूसरा हार्मोन्स है उसका नाम है जिब्रेलिन या GA3। वो कवक से प्राप्त होता है। जिब्रेलिन हार्मोन या GA3 किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। GA3 से प्रदर्शित करते हैं और ये पौधों में इंटरनोड को बढ़ाता है। ठीक है बेटा, दो हार्मोन हो गया, एक ऑक्जिन एक जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन किससे प्राप्त होगा? कवक से। कवक का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। और जिब्रेलिन हार्मोन को किससे प्रदर्शित करोगे? GA3 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसके बाद जो तीसरा हार्मोन है उसका नाम है साइटोकाइनिन। क्या नाम है? साइटोकाइनिन। उसको शॉर्टकट में लिखते हैं CK। क्या लिखते हैं? CK। क्या लिखते हैं? CK लिखते हैं साइटोकाइनिन। ये पौधों में कोशिका विभाजन कराता है। क्या कराता है? पौधों में कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार हार्मोन क्या होता है? साइटोकाइनिन। ऑक्जिन लंबाई बढ़ाएगा, जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड इंटरनोड को बढ़ाएगा, और CK को साइटोकाइनिन कहते हैं। जो तीसरा हार्मोन है उसका नाम है साइटोकाइनिन या शॉर्टकट में CK कहते हैं। ये कोशिका विभाजन को मदद करता है, कोशिका विभाजन में। अगला चौथा जो हार्मोन है बेटा उसका नाम है एथाइलिन। ये इंपॉर्टेंट है। एथिलीन हार्मोन ये गैसीय हार्मोन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एथिलीन हार्मोन, एथाइलिन हार्मोन एक ऐसा होता है, गैसीय हार्मोन होता है जो फल के पकाने में मदद करता है। बस इतने ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एथाइलिन कैसा हार्मोन है? गैसीय हार्मोन है, और इसका कार्य क्या होता है? फल को पकाने में मदद करना। तो बेटा तुम चार हार्मोन जान गए, ऑक्जिन जान गए, साइटोकाइनिन जान गए, जिब्रेलिन जान गए, और चौथा क्या था? एथाइलिन था। इसको फल को पकाने में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, या फल को पकाने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक, गैसीय सबसे इंपॉर्टेंट गैसीय। देखो बेटा दो क्वेश्चन है, एक जिब्रेलिन
गैसीय नहीं, जिब्रेलिन कवक से प्राप्त होगा। जिब्रेलिन कैसा हार्मोन है? कवक से प्राप्त होने वाला, इंपॉर्टेंट, GA3। और दूसरा गैसीय हार्मोन इथाइलिन। ठीक, ये फल को क्या करता है? पकाता है। तो ये बेटा जो 4 हार्मोन थे, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और ऑक्जिन, एथाइलिन, ये तो फायदेमंद वाले हार्मोन थे। लेकिन जो चौथा हार्मोन्स होता है उसका नाम होता है अब्सेसिक एसिड। क्या नाम होता है? अब्सेसिक एसिड। उसको प्रदर्शित करते हैं ABA से। किससे प्रदर्शित करते हैं? ABA से। ये चौथा हार्मोन है उसका नाम है अब्सेसिक एसिड, जिसको हम लोग ABA से प्रदर्शित करते हैं। ये जो अब्सेसिक एसिड होता है या जो ABA होता है, ये पौधों के लिए नुकसानदायक होता है। क्या होता है? पौधों के लिए नुकसानदायक होता है बेटा। और ये पौधों में पत्तियों को क्या करता है? गिरा देता है। इसका मतलब ये जो अब्सेसिक हार्मोन होता है ये ग्रोथ रिटार्डेंट हार्मोन होता है, यानी ग्रोथ को क्या करता है? रोक देता है, वृद्धि को रोक देता है। ABA क्या करेगा? ABA को, ABA शॉर्टकट नाम तो ABA है, पूरा नाम लिखा जाता है अब्सेसिक एसिड। पूरा नाम क्या लिखा जाता है? अब्सेसिक एसिड। शॉर्टकट में से ABA लिखा जाता है। और ये ग्रोथ को रोकता है, पौधों में वृद्धि को रोकता है। और ये क्या करता है? पत्तियों को गिरा देता है। तो बेटा कितने हार्मोन्स हो गए? 5। कितने हो गए? 5। पहले का नाम ऑक्जिन, दूसरे का जिब्रेलिन, तीसरे का साइटोकाइनिन, चौथे का इथाइलिन, पांचवे का ABA या अब्सेसिक एसिड। ठीक, ऑक्जिन 2 प्रकार के, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक 2 प्रकार के, IAA, IBA, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। जब बात करेंगे कृत्रिम की, कृत्रिम भी 2 प्रकार का, 2,4-D और NaA। NaA का पूरा नाम होता है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ठीक, उसके बाद अभी ना कर्वेचर टेस्ट दिया गया, ऑक्जिन के लिए दिया गया, ये लंबाई बढ़ाएगा ऑक्जिन। जिब्रेलिन कवक से प्राप्त होगा, कवक का नाम होगा जिब्रेला फ्यूजिकोराई, GA3 से प्रदर्शित करते हैं और पौधों में इंटरनेट को बढ़ाता है। CK को साइटोकाइनिन कहते थे, ये पौधों में कोशिका विभाजन कराता है। चौथा इथाइलिन गैसीय हार्मोन होता है जो फल को पकाने में क्या करता है? मदद करता है या उपयोग किया जाता है। और पांचवा है, उसका नाम है ABA या अब्सेसिक एसिड। ये ग्रोथ रिटार्डेंट हार्मोन होता है, ये पौधे को वृद्धि को क्या करता है? रोक देता है या पौधे की पत्तियों को क्या करता है? गिरा देता है। बेटा अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने कोचिंग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक, फिर आप लोग से एक विनम्र रिक्वेस्ट है, विनम्र प्रार्थना है कि अपना जो कोचिंग का चैनल है न्यूरोज एग्रीकल्चर एकेडमी का यूट्यूब पे, उसे आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाला 1 हफ्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मैं कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा क्वेश्चन मिले जो आपको एग्जाम में मिले बेटा। ये हमारे तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। ये 1 हफ्ता आपके लिए, जैसे बाबू एक T20 मैच होता है, T20 मैच में जो लास्ट का 3 से 4 ओवर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी लगभग ओवर नंबर 20, ओवर नंबर 19, ओवर नंबर 18, ये 3 ओवर स्लॉग ओवर माने जाते हैं। और बेटा इसमें जिस टीम ने अच्छा रन बना लेती है या इसमें जो टीम अच्छा रन बनाती है उसके मैच जीतने के चांस अधिक हो जाते हैं। तो बेटा अब तुम्हारे टेस्ट मैच ख़त्म हो चुके हैं, वनडे भी ख़त्म हो चुका है, अब समय है T20 का। T20 भी खेलना है, वो भी किस अंदाज में? लास्ट के 3 ओवर वाले, मतलब एकदम मेन चीज़ें पढ़नी है बेटा। तो ये 7 दिन लग जाओ। हाँ, दूसरी चीज़ याद रखना, आप लोग बहुत इधर उधर का नोट्स लेके पढ़ रहे हो, आप लोग इधर उधर का डेली नोट होते हो, किस कोचिंग का मिल जाए, ये पढ़ लें वो पढ़ लें। बेटा मैंने जितना बताया अगर उतना आप पढ़ लोगे तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।